प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, सबसे पहले इस लाइट इफेक्ट को ग्रिमर्ली आपने डिस्कवर किया। हम वैसे इस घटना को हम सामान्यतया दैनिक बर्रा में देखते रहते हैं, इसका अनुभव करते रहते हैं। अगर जैसे आपने किसी डार्क रूम में खिड़की को ओपन की और लाइट वहां से आ रही हो, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा हो, तो ऐसा लगता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है लाइट का। जैसे अलावा अगर आप कोई स्लिट ले लें, जैसे स्लिट ली गई है, इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है, लाइट जैसे कि एक सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइट मोशन जैसे उसका लगता है, प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन लगता है। अगर हम लेजर बीम को ले लें तो लेजर बीम बिल्कुल इंटेंस बीम होती है, इस तरह का दिखाई देगा। ये सब है अगर स्लिट की विड्थ काफी ज्यादा है, मींस जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिससे हम देख रहे हैं, जो विजिबल लाइट है, उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो। अगर हम इस स्लिट की विड्थ को कम करते जाए तो फिर हमारे पास क्या स्थिति आएगी, जैसे ये दो आपके पास है, सपोज कोई ऑब्स्टिकल है, ये लाइट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट सोर्स पे लाइट पड़ेगी तो इससे इसका एक शैडो फॉर्म हो जाता है, एक्स वाई इसका शैडो है। या अगर कोई अपर्चर हम ले ले, स्लिट ले ले, इस तरह का उसका दिखाई देनी चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये शैडो है, इस सोर्स से जो है, इस पिन का, इस ऑब्स्टिकल का, ओपेक का जो शैडो है, वो उसकी लेंथ CD होनी चाहिए। ये कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल शैडो। और इधर ऊपर इल्यूमिनेटेड रीजन। उसी तरह से इस वाले केस में ये इसका इल्यूमिनेटेड रीजन और ये ज्योमेट्रिकल शैडो। कहने का अर्थ ये है कि अगर लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता तो इस रीजन को पूरे का पूरा शैडो होना चाहिए, एकदम इसका शैडो डार्क होना चाहिए, इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, और इसके ऊपर इल्यूमिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरह से अगर इस केस में देखें, अगर अपर्चर ले लें तो इस केस में जो लाइट सोर्स यहाँ पर है, इसको आप देखिए, अगर इसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हम अज्यूम करें तो ये पॉइंट C और O कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड होने चाहिए और इसके ऊपर एकदम कट ऑफ पूरा डार्कनेस होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट ऑब्जर्व। हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो शैडो है इट इज वाइडर देन CD, और उसके बाद में एकदम इंटेंसिटी यहाँ वो नहीं हो रही, फ्लक्चुएशन है इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन है। वही स्थिति यहाँ पर भी, अगर हम ओपेक लें या कोई इस तरह की ओपनिंग लें, तो दोनों स्थितियों में हमारे पास लाइट, जो हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होती है, जैसे कि हमने बड़ी ओपनिंग लेकर के, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर खिड़की से प्रकाश आता है तो हमको लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर ये बात सत्य होती तो हमारे पास इस शैडो का, इसका शैडो बिल्कुल सीधी ही होना चाहिए था, लेकिन ये इससे वाइडर होता। इसके अलावा हमने कई आप देखें कि बड़े ऑब्जेक्ट्स में भी, जैसे जब सूर्य उदय होता है उस समय भी माउंटेन्स पर एक लूमिनस, उसका जो साइड से लूमिनस दिखाई देता है, वो भी इसकी ही वजह है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसको इस विड्थ को हम देखें तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, इसकी हाइट इससे ज्यादा आ रही है। ये किसकी वजह से हुआ, ये हमको विचार करना है। अगर इंटेंसिटी, अगर उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर्चर की साइज पर डिपेंड करता है, ऑब्स्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। अगर हम उस ऑब्स्टिकल को बहुत ही छोटा ले लें, इतना छोटा कि वेवलेंथ के ऑर्डर का उसका साइज हो जाए, तो फिर इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। मतलब जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, ये स्लिट है, ये लाइट सोर्स है, जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, वी हैव दिस टाइप ऑफ पैटर्न। यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे इसमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ये अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स, ये किसकी वजह से हुआ? इट इज बिकॉज लाइट
प्रोपोगेट रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट नहीं की, बट लाइट इज बेंटेड, लाइन बेंड होगी। तो लाइट का ऑब्स्टिकल के कॉर्नर पर बेंड होना ही डिफ्लेक्शन कहलाता है। सिंपली bending of light around corners of an obstacle, it is simply a simple definition of the diffraction. इस बेंडिंग होने की वजह से, अगर बेंड नहीं होती तो पैटर्न हमारे पास सिंपल, जैसे मैंने कहा कि जहां पर ओपनिंग की साइज अगर सीधे हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो हमारे पास इल्यूमिनेटेड रीजन और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन दोनों साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उसकी सीमा में, उसकी लाइन में दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि सीडी वाला पोर्शन अगर ऐसा होता तो सीडी में अगर ऑब्स्टिकल है, ओपैक है, तो उस केस में उसकी जो शैडो थी वो सीडी ही होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। वी सी दैट द शैडो इज वाइडर देन द लेंथ ऑफ द सीडी। तो ये क्योंकि लाइट बेंट हुई और बेंट होने से उसमें क्या हुआ, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न को फ्रेस्नेल साहब ने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया हाइगन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस को कंबाइन करके उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, अभी आपने पढ़ा, इससे पहले शायद आपने इंटरफेरेंस जाना होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस भी दोनों फेनोमेना फिजिकली एक ही तरह की, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस में इट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑसिलेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें जो दो वेव्स होती हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेस से ऑसिलेट होती हैं, और जब वो दोनों आपस में सुपरपोज करती है तो हमारे पास एक पैटर्न होता है इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न मिलता है, दैट इज अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स वी ऑब्टेन, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो कई एक नहीं सेकेंडरी कई वेवलेट्स होती है और वो सारी ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट कई सारी सेकेंडरी वेवलेट्स जन्म लेती है और वो सुपरपोज करके किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट उसका एम्पलीट्यूड होता है या जो रिजल्टेंट उसकी इंटेंसिटी होती है उसकी वजह से वहां पर इंटेंसिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल every point of the wavefront becomes the source of the secondary wavelets, and these secondary wavelets superpose gives a diffraction pattern. तो ये बेसिक डिफरेंस आया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। वैसे फिजिकली आप देखें इस केस में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न में, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो डार्क और ब्राइट बैंड्स आते हैं वो इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन इसमें जो है सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो इंटेंस होता है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। डिफ्रैक्शन पैटर्न तो सिंपल हुआ कि डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो इट इज ऑफ द टू टाइप, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दोनों डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन से डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टिकल से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते, जबकि फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते। इस केस में सोर्स स्क्रीन और बोथ आर एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, व्हाइल इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सोर्स स्क्रीन आर एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन में दोनों प्लेन वेव्स जैसे दिखाई गई है, प्लेन वेव्स इनफाइनाइट से आते हैं, प्लेन है, तो इनको इसके लिए हमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा फोकस करने के। तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ यूज कर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस इसके बाद यूज करते हैं और फोकस किसी स्क्रीन पे जाकर के इसकी कहीं जाकर के फोकस होता है, अल्टरनेट बैंड्स हमें फॉर्म होते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होते हैं। तो दो तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ, फ्रेस्नेल टाइप और फ्रॉनहोफर टाइप। फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में दोनों फाइनाइट डिस्टेंस में, दोनों में से एक या दोनों फाइनाइट डिस्टेंस में, व्हाइल इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस में होते
फ्रेस्नेल ने इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना को, पहले मैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आपको करूंगा। फ्रेस्नेल साहब ने डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों फॉर्म होता है और इसको कैसे, इसकी उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने हाइगन्स और इंटरफेरेंस दोनों का सहारा लेके, जैसे मैंने कहा था कि हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा, इन्होंने कुछ ही मेड सर्टेन अजम्पशंस। व्हाट आर दीज अजम्पशंस? फर्स्ट जैसे इन्होंने कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ द वेव फ्रंट सेंस सेकेंडरी वेव्स कंटिन्यूअसली instead of the single spherical pulse. Second, the wavefront can be divided into a large number of strips or zones called Fresnel zones of a small area. Third, the resulting effect at any external point is determined by the combining the effect of all the secondary waves reaching there from various zones. Fourth one, the effect at a point due to any particular zone depends on the distance of the point from the zone. And the last one, the effect at any point also depends on the inclination of the point with reference to the zone under consideration. इनमें का हाइगन्स प्रिंसिपल का इन्होंने एजम्पशन किया कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट कंटिन्यूअसली सेकेंडरी वेवलेट्स को जन्म दे रहा है, और ये इन्होंने जो वेव फ्रंट है इनको उन्होंने हाफ पीरियड जोन्स में, जिसे फ्रेस्नेल जोन्स कहते हैं, में डिवाइड किया। वो उससे बने हुए हैं, ऐसे माना कि ये जो है स्ट्रिप्स नंबर, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और जोन्स, और किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो इनके सेकेंडरी वेव्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से है। ये इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और इनके ऑब्लिक्विटी फैक्टर, इनके बीच का जो एंगल है उस जोन के रिस्पेक्ट में, जैसे पॉइंट पी पे हम निकालना चाहें तो पॉइंट पी का किस स्पेस का इंक्लिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा टर्म यूज किया। इससे इस टर्म से ये क्लियर होगा कि इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी। जस्ट यू कैन सी that term it is proportional to 1 plus cos theta. Say for example, at an angle theta is equal to 0, say this is the direction of the theta is equal to 0. Theta 0 पे cos theta की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 plus 1 cos theta, and it will have the maximum value, means the maximum intensity will be in this direction. And if we put theta is equal to 90 degree, so if we put theta is equal to 90 degree, so cos 90 is 0. So the intensity will be half of the value which is in this direction. इसके सीधी जो डायरेक्शन में है थीटा 0 वाली डायरेक्शन से थीटा इज इक्वल टू 90 डायरेक्शन में इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। इस तरह से इसकी जो वैल्यू इधर की तरफ होगी वो अगर थीटा इज इक्वल टू 180 ले लें तो थीटा इज इक्वल टू 180 पे cos 180 cos 180 इज इक्वल टू -1, इट इज इक्वल टू 0 होगी। तो इन्होंने इस तरह से पहले रिजल्ट एम्पलीट्यूड ने कहा कि ये डिपेंड कर रहा है इसके ऑब्लिक्विटी फैक्टर, दैट इज 1 प्लस cos थीटा बाई 2। इस तरह से इन्होंने ये अजम्पशंस अज्यूम किए और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने हाफ स्ट्रिप ड्रॉ की, यानी जोन प्लेट हाफ पीरियड जोन कह रहे हैं। इन्होंने जैसे पॉइंट पी पे फॉर द टाइम बिंग इफ यू वांट टू कैलकुलेट और वांट टू नो द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, तो पी से इस वेव फ्रंट की इस लाइन को मिला दीजिए ओ, सो ओ विल बी द पोल कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी। ओपी लेट मी से इट इज आर, ओपी आर को अगर आर मान लिया तो आर प्लस लैम्डा बाई 2, आर प्लस 2 लैम्डा बाई 2, आर प्लस 3 लैम्डा बाई 2, इस तरह से इसको रेडियस मानते हुए आर, जैसे फर्स्ट अगर हाफ पीरियड पहले फर्स्ट क्या कि एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसकी रेडियस ली आर प्लस लैम्डा बाई 2, दूसरा सर्किल ड्रॉ किया उसकी रेडियस ली, उस रेडियस का आर प्लस 2 लैम्डा बाई 2, आर प्लस 2 लैम्डा बाई 2 दैट इज आर प्लस लैम्डा। थर्ड सर्किल ड्रॉ किया आर प्लस 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। सपोज कीजिए ये वेव फ्रंट जो प्लेन वेव फ्रंट है इट कंसिस्ट एन हाफ पीरियड जोन, सो दी रेडियस उसको जो एरिया सर्किल को ड्रॉ करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट पी से
that will be r plus n lambda by 2, r प्लस, इस तरह से आप पढ़ाते जाएंगे और आगे सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो दिस पॉइंट ओ, जस्ट सी हियर, ये ब्लू जो पोर्शन है, ये जो अंदर का जो ब्लू पोर्शन है, मींस इनर मोस्ट पोर्शन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। दिस इनर मोस्ट पोर्शन जो ब्लूइश है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। इसके बाहर का जो रेडिस है, रेड कलर का है, मींस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और सेकेंड हाफ पीरियड जोन के बीच जो एनुलर एरिया है, इट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ पीरियड जोन। दिस इज सेकेंड हाफ पीरियड जोन, रेड वाला जो पोर्शन। इसी तरह से इसके बीच सेकेंड हाफ पीरियड जोन इस रेडियस से, और इसके बीच का जो एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड थर्ड हाफ पीरियड जोन, एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहां लाइए, तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस क्या होगी, OM1। O अगर पोल है तो OM1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, OM2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन, OM3 इज द रेडियस ऑफ थर्ड हाफ पीरियड जोन। इस तरह से हम हाफ पीरियड जोन्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फ्रेस्नेल ने कहा इनको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर दिया। इनकी वजह से किसी पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं। पहले उसके एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उसका एरिया, उसकी एवरेज डिस्टेंस, और फिर ऑब्लिक्विटी फैक्टर। तो पहले उसको एरिया निकालने के लिए उसकी रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ डिफरेंट हाफ पीरियड जोन। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की रेडियस क्या होगी, जस्ट सी हियर, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस होगी दिस वन, m, दिस इज OM1 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, OM1 स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए r प्लस, इस तरह से राइट एंगल बन गया, r प्लस लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस OM1 स्क्वायर। तो ये हो गया r प्लस, और इसकी वैल्यू ये होगी r स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन कर लें बाय द फॉर्मूला दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला टर्म r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गए, इट इज इक्वल टू r लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4। बट सिंस लैम्डा इज वेरी स्मॉल in comparison to r, so lambda square will be very small, so lambda square upon 4 is negligible or can be neglected in comparison to r lambda, so it is approximately equal to r lambda. Similarly, we calculate the radius of the second half period zone. This is the square of the radius of the first half period zone. Now the radius of the second half period zone, as I told you earlier, that second half period zone will be, see, this is second half period zone, OM2. So OM2 can be calculated by the relation by Pythagoras theorem that r plus 2 lambda by 2 square means just you can say pi OM2 square minus pi OM1 square. So pi common OM2 square minus OM1 square. So this is 2 r plus OM2 is this one, r plus 2 lambda by 2 whole square minus r square. So this is r square plus lambda square plus 2 r lambda, and it is equal to, again it is 2 r lambda plus lambda square. So approximately, as I told you earlier, that since lambda is very small quantity, so its square will be very small and can be neglected to a first approximation, and it is equal to r lambda. Similarly, we can find out the value of the nth radius of the nth half period zone. So by the same way we can solve it, and it is equal to n r lambda. So radius rho n square is equal to n r lambda, or radius is equal to square root of n r lambda approximately. So from this it is clear that the radius of half period zone is proportional to the square root of natural number. So certainly the radius of first half period zone is equal to square root of 1,
second square root of 2, third square root of 3, and so on. So rho n is proportional to square root of n. Now we can calculate the area of half period zones. Area of half period zones, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स का जो एरिया होगा उसे देखिए कौन सा फर्स्ट, एक बार फिर देखिए, ये है एरिया, दिस इज द एरिया, ये जो इनर मोस्ट ब्लू वाला पोर्शन है दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन. सो इट इज इक्वल टू पाई ओ एम वन स्क्वायर एरिया, और एरिया जो सेकंड का होगा दैट इज पाई ओ एम टू स्क्वायर माइनस पाई ओ एम वन स्क्वायर. पहले फर्स्ट का जो एरिया हो गया पाई ओ एम वन स्क्वायर, एंड ओ एम वन की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की, इट इज इक्वल टू आर लेगा, सो पाई आर लेमडा. सिमिलरली सेकंड की निकाल दीजिए, तो पाई ओ एम टू स्क्वायर माइनस पाई ओ एम वन स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी पाई दिस वन रो टू स्क्वायर माइनस रो वन स्क्वायर, दिस इज पाई 2 r lambda minus r lambda, and it is equal to pi r lambda. Similarly, the area of third half period zone, it is equal to pi rho 3 square minus rho 2 square, so it is equal to pi r lambda. If in the same way we can find out the area of nth half period zone, and it is equal to, by this way you can calculate the value of area of the nth half period zone, and it comes out pi rx. Here one interesting thing, that the area of all the half period zones are equal. It means all half period zones will be of the same area, while the radius, their radii depends upon the is proportional to the square root of the natural number. The average distance, you say average distance between the two, that is r nth or n minus 1, that r plus n by lambda by 2 and r plus n minus 1 lambda by 2, it is equal to r plus 2 n minus 1 lambda by 4, average distance. But again I want to mention here, as we did in the earlier case, since lambda is very small, so to a first approximation we can take the average distance is equal to r only, since lambda here, and the multiplication of this n is with lambda is small, and hence we can take it is approximately equal to r. Hence the resultant amplitude due to a individual zone at any point p. The point p is the p is the point at which the intensity or amplitude is required. So this an is depending on the three or proportional to these three things. Pi, it depends upon that area directly proportional to the area of the zone, inversely proportional to the distance of the point P from the given zone, and third proportional to this obliquity factor 1 plus cos theta n. So if we put these all values, that area you see that is pi r lambda, and the average distance it is equal to r, so pi r lambda upon r cancel out, so it is proportional to pi lambda 1 plus cos theta n. Now it is because that this value is because of the single zone plate. Now at point P, what will be the value of the resultant amplitude due to all half period zones? The resultant half period zones, A amplitude at point P is equal to A1 minus A2 plus A3 minus A4. Why this A2 is minus? These are half period zones. The part difference between them is lambda by 2, and lambda by 2 part difference is equal to phase difference, or it corresponds to phase difference equal to pi. The relation between phase difference and part difference is phase difference is equal to 2 pi upon lambda into part difference. So lambda by 2 part difference correspond to the phase difference of pi. It means अगर फर्स्ट जो है, फर्स्ट की वजह से पॉइंट P पे अगर एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन अगर x है, सॉरी y है, तो सेकंड की वजह से माइनस y होगी. एक
फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो सेकंड उसके जस्ट 180 डिग्री होगा, पाई का फेज डिफरेंस होगा। फिर थर्ड का अगर ये फिर नीचे की तरफ है -y तो ये फिर +y, और इस तरह से अगर m ऑड है तो am प्लस हो। इसको हम सॉल्व करते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं a1 - a2। ये हमने कहा इनकी ये जो a1 a2 a3 इनके जो एम्पलीट्यूड है ये सक्सेसिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस a2 we can take that a2 is equal to a1 plus a3 by 2 अगर सक्सेसिव उसमें है, डिक्रीज कर रहे हैं तो आप उनके बीच का रेशियो सेम है। इस तरह से हमने माना कि वो अज्यूम करेंगे उनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड घट रहा है कंटिन्यूसली। तो a1 you can say that a1 is greater than a2 is greater than a3 is greater than a4, और इस तरह से उनका एक ही रेशियो से वो वैल्यू घटती जा रही है। तो a2 को हम एक एवरेज से a2 कैन बी टेकन एज दैट a1 plus a3 by 2, a4 कैन बी टेकन एज a3 plus a5 by 2 एंड सो ऑन। अगर इस तरह से हम लिख दें इसमें, और फर्स्ट टर्म को हमने लिखा a1 by 2 plus a1 by 2, just you will see here mathematically that this a1 by 2 will cancel with this this a2, this is a1 by 2 plus a3 by 2 is equal to a2 and this is 0। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास टर्म बचेगा लास्ट में, एक तो फर्स्ट यही टर्म बचा a1 by 2 and am by 2, and you know am if n is large, if m is large here, m is the number of half period zones, इसकी वैल्यू अगर लार्ज है तो ये एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमने कहा सक्सेसिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर n लार्ज है तो am की वैल्यू a1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, और तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी कैन से इट इज नियरली इक्वल टू a1 by 2। सिमिलरली इफ m इज इवन तो लास्ट टर्म हमारे पास आएगा -am - 1/2 प्लस am - am। इस तरह का जो टर्म आएगा इसमें भी अगर उसी दैट a1 by 2 प्लस समथिंग टर्म, ये जो टर्म है इसके ये इनकी वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में बहुत कम। तो हम कह सकते हैं कि m इवन हो या ऑड हो, इसकी वैल्यू a1 by 2 means the resultant amplitude at point P due to these all half period zones at any point, external point, will be equal to a1 by 2. That is, what is a1? a1 is the amplitude due to the first half period zone. So it is just equal to half of the value of the first. And intensity, इसी तरह से intensity क्या हो जाएगी? Intensity will be the square of the amplitude. So intensity is equal to a1 square upon 4. It is equal to a1 square upon 4. And a1 square upon 4 means a1 square is the intensity due to the first half period zone. So a1 square upon 4 का मतलब हुआ कि पॉइंट P पर, जिस पॉइंट को हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है, जिस पर एट विच द इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, इंटेंसिटी जो है इस पूरे वे फ्रंट की वजह से कितनी होगी, वो जितने की फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से है उसके 1/4 के बराबर होगी। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो जोन प्लेट बनाएगी, जो कि प्रैक्टिकल डिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, भी आपने देखा कि इसकी जो इसको किस तरह से बनाया जाता है। हाफ पीरियड हमने देखा कि रेडियस ऑफ दिस हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो किसी एक प्लेन पेपर पर स्क्वायर रूट ऑफ 1, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह की रेडियस के इस पर सर्किल ड्रॉ किए जाते हैं और अल्टरनेट सर्किल को डार्क किया गया, अल्टरनेट सर्किल को डार्क कर दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा है, देखिए आपने देखा कि वहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट की वजह से जो एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट की वजह से उसका 1/2 है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी उसकी 1/4 है। तो अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी तरह से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो टर्म हटाने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो कम हो रहा था। वो थे a1 - a2 प्लस a3 - a4। तो अगर वो माइनस टर्म हट जाए वहां से तो उसकी वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी आइडिया को लेते हुए, उसी प्रिंसिपल को लेके यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जो इस तरह से इसे बता दिया गया कि उसमें अगर हम अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन, जिनके जो a2 की वजह से जहां पर लाइट आ रही है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे,
तो फिर A2 वाला टर्म, जितने माइनस टर्म है वो जो है खत्म हो जाएंगे और इंटेंसिटी जस्ट डबल हो जाएगी। उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जोन प्लेट बनाई गई। तो जोन प्लेट बनाने के लिए प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि सर्कल्स ड्रॉ करते हैं एंड द रेडियाई ऑफ दिस circles are proportional to square root of natural number, that is square root of 1, square root of 2, square root of 3 and so on। और इस तरह से अल्टरनेट उनको डार्क कर लेते हैं और इसका रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ले लेते हैं। वो क्या होगा, और उस फोटोग्राफ का जो नेगेटिव होगा उसमें जस्ट उल्टा आएगा, जिसको हमने ब्लैक किया था वो यहाँ व्हाइट आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये आपकी जोन प्लेट हो गई तैयार। इस जोन प्लेट का फर्स्ट पोर्शन ये ओपन है, ये ब्लैक है इस तरह से, तो यहां से लाइट आएगी। ये मींस A1 अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पे देखें तो A1 और A2 जीरो हो गए, फिर A3 A4 जीरो हो गया एंड सो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A विल बी इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जैसे A1 अगर आप कहें कि फर्स्ट 3 के लगभग बराबर है, जैसे जस्ट हमने इमेजिन किया, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। A1 जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट और सेकंड को अगर दो ही इसमें हाफ पीरियड होते तो A1 प्लस A2 2A हो गए, और थर्ड का भी अगर आप करें कि लगभग बराबर है तो थर्ड प्लस 3A हो गए एंड सो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इंक्रीज कर जाएगी। ये जोन प्लेट और की जो फोकल लेंथ है मैथमेटिकली आप कह लेंगे उससे उसकी फोकल लेंथ मल्टीपल फोकल उस पर आते हैं और इसकी फोकल लेंथ आती है ρm² अपॉन m लैम्डा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है स्पेशली डिजाइन डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है, जिसको बनाने का तरीका और प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट उसका ध्यान में रखा गया वो यही था कि उस किसी तरह से बीच के जो जिनकी वजह से उसके एम्पलीट्यूड कम हो रहा था उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए। तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए गए, उसको ड्रॉ कर दिया गया और उसका रिड्यूस्ड फोटोग्राफ लेकर उसका नेगेटिव लिया गया। तो वो जो प्रैक्टिकल जोन प्लेट है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, लेकिन उसमें उसकी जो फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो उसकी फोकल लेंथ इस तरह से लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। उसके अलावा उसकी जो फोकल लेंथ है जहाँ पर उनकी एक के अलावा और भी उसकी फोकल लेंथ होते हैं, मल्टीपल फोकल लेंथ होते हैं, F3, F5, F7। तो दोनों में जो डिफरेंस है इसमें जोन प्लेट में और कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में कंपैरिजन में ये है कि दोनों लैम्डा पर डिपेंडेंट है। तो लैम्डा पे डिपेंडेंट है तो दोनों में क्रोमेटिक एवरेशन होगा। एवरेशन क्रोमेटिक एवरेशन मींस लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो दोनों पे लाइट की वेवलेंथ है, लैम्डा पे डिपेंडेंट है तो दोनों में क्रोमेटिक एवरेशन होगा, चाहे वो डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है या कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसमें जो अंतर है वो ये है कि जोन प्लेट में एक नहीं कई सारी फोकल लेंथ है, मल्टीपल फोकल, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में एक ही फोकल लेंथ होती है। इसके अलावा जोन प्लेट, क्योंकि जोन प्लेट में फोकल ये लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए FR विल बी लेस देन FE इन केस ऑफ जोन प्लेट, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में FR इज ग्रेटर देन FE। मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रिंसिपल यहाँ पे यूटिलाइज किया जोन प्लेट बनाने में कि उसकी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स जो अल्टरनेट जो हमने ब्लैकन कर दिए थे उससे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो A1 प्लस A3 इस तरह से बढ़ गया। अगर हम इससे भी उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहिए या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहिए तो एक और तरीका है, उसे क्या कहें कि हम उसमें लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ही न करें, सिर्फ उसका फेज चेंज कर दें। पाई का फेज चेंज है, उसमें अगर पाई का फेज चेंज को क्या कर दें, उसको भी 0 कर दें, उसमें फिर पाई का चेंज और कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जो है पहले के फर्स्ट के ही फेज में आ जाएगा। मींस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। अब तक तो देखिए पहला जो केस था हमारे पास वो था A1 माइनस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया कि अल्टरनेट उसको ब्लैक करके या लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हमने नेगेटिव वाले टर्म्स को जो एम्पलीट्यूड नेगेटिव में आ रहे थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो A1 प्लस A3
इसके बावजूद भी वो टर्म जो बीच के थे उनकी वजह से इंटेंसिटी कम हो गई या एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो दूसरा उसका एक और तरीका है कि अगर हम क्या करें कि उसको भी A2 माइनस उसको खत्म करने के बजाय, लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बजाय अगर उसमें इस तरह का चेंज कर दे कि वो उसमें पाई का फेज चेंज आ जाए और वो भी पहले के ही फेज में आ जाए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास हो जाएगा A1 plus A2 plus A3. I mean to say the amplitude, resultant amplitude at any point P will be the sum of the amplitude due to first half period zone, second, third and so on. और इस तरह से इस जोन प्लेट को कहते हैं फेज रिवर्सल जोन प्लेट। क्या आपको फ्रेस्नेल डिफ्लेक्शन के बारे में बताया, ख्याल से इट इज ए सफिशिएंट